हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम लोग का जो मेन टॉपिक आज होगा वो किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 8 में जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे उन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर कि सभी बच्चों ने लेक्चर नंबर 8 अच्छे से देख लिया है। और मैंने कमेंट पढ़ा था कुछ बच्चों को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर उसकी बात भी हो जाएगी। मिक्स कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना, बट उसके पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ को आज कंप्लीट करेंगे। अब किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातों को ध्यान से हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, हम लोग से इस बैच में जो बच्चे भी जुड़े हैं वो नीट और CUT के लिए जुड़े हैं। क्लास 12 के बच्चों का एक अलग बैच शुरू किया गया। तो अभी हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्किट, देखो एक्चुअली किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। तो लूप लॉ का जनरली यूज सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग करते हैं। अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में सर्किट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो तुमको मैंने पहले ही कहा था कि बहुत चांस है कि वो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बेसिक ओम्स लॉ अगर हमको क्लियर है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर हमारा अच्छा कमांड है, वोल्टमीटर एमीटर के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि किरचॉफ्स लॉ की तुमको ज़रूरत पड़ जाए, लूप लॉ की तुमको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो अब वहाँ पर कंडीशन में क्या करना होगा, तो तुमको मैंने पहले भी कहा था, फिर आज कह रहा हूँ कि किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हमारे पास टाइम की बहुत कमी रहेगी एग्जामिनेशन में, इस बात को हम सब जानते हैं। तो अगर हमको ये लगे कि यार नहीं मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये क्वेश्चन मेरा ज़्यादा वक्त ले लेगा, तो ऐसे कंडीशन हमको थोड़ा ध्यान देना होता है कि किरचॉफ्स लॉ हम यूज़ करें कि ना करें। और अगर ठीक है तुम्हारे पास टाइम है और तुम क्वेश्चन बस पढ़े हुए हैं, तुम कर सकते हो। तो किरचॉफ्स लॉ में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा इन बातों का कि टाइम के हिसाब से हम काम करेंगे। वैसे बहुत रेयर चांस है कि किरचॉफ्स लॉ की नौबत आएगी। हम लोग जो पढ़े हैं सर्किट वाले क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कॉन्सेप्ट तुमको बताया, करंट का डिवीजन, वोल्टेज का डिवीजन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वोल्टमीटर एमीटर का कॉन्सेप्ट, करंट को कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब अगर तुमको अच्छे से क्लियर है तो बिलीव करो किरचॉफ्स लूप लॉ की नौबत नहीं आएगी। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे मैंने दिए भी थे तुमको जहाँ पर हमको किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ गया था। हालांकि तुमको याद हो लेक्चर नंबर 8 में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था जहाँ पे एक वेरिएबल मैंने x एज्यूम कर लिया था। तो हमको ये देखना होगा कि यार किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ की हमको सही में ज़रूरत है या नहीं। और तुमको मैं एक क्वेश्चन और आज कराऊंगा भी जहाँ पे मैं किरचॉफ्स लॉ के अलावा भी तुमको दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो अगर किरचॉफ्स लॉ की नौबत आ ही जाए और ओम्स लॉ एकदम तुमको लगा ना सको, तो ऐसे कंडीशन में भी एक दूसरा और मेथड होता है, तो उस पर भी तुम्हें क्वेश्चन मैं करके ही बताऊंगा। तो काफ़ी कुछ ऐसे हम सीखेंगे आज के लेक्चर में कि हमको कैसे किन कंडीशन में किन मेथड को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बट पहले अच्छे से किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं, ठीक है, हमसे क्या कहना चाहता है और इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि जाते बच्चों किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं और सबसे पहला लॉ जो हम लोग शुरू करते हैं जिसको कि हम द जंक्शन लॉ के नाम से पुकारते हैं, द जंक्शन लॉ, ठीक है, फाइन। तो चलो जब जंक्शन लॉ स्टार्ट करने से पहले हम तो समझते हैं जंक्शन का मतलब क्या होता है। वैसे किसी भी सर्किट में कोई भी एक पॉइंट एक जंक्शन हो सकता है जहाँ पर पे 2 या 2 से अधिक पार्ट्स आपस में मिल रहे हो, वो कोई पॉइंट सर्किट में जंक्शन कहलाता है। अब कोई एक तुम पॉइंट लोगे, कम से कम एटलीस्ट 2 वायर तो वहाँ पर आकर मिल ही रहे होंगे, तो किसी पॉइंट को तुम जंक्शन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी सर्किट में कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर पे डिफरेंट पार्ट्स आपस में आकर के मिलते हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं किसी सर्किट का जंक्शन। जैसे अब मैं तुमको अगर बताऊँ, अगर तुमको याद हो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कुछ ऐसे सर्किट ड्रॉ करते थे, ठीक है, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर तुमको याद हो तो ऐसे फिगर को अगर तुम देखोगे तो शायद तुमको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग का ड्रॉ किया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखो
तो यह इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक जंक्शन, जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स आपस में आकर के मिलते हैं, जहाँ पर चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं, वो पॉइंट तुम्हारा क्या आता है, जंक्शन। ठीक है, लेकिन जनरल सेंस में कोई भी पॉइंट एक जंक्शन हो सकता है। क्या ये पॉइंट एक जंक्शन नहीं है? ये पॉइंट भी एक जंक्शन है, जहाँ पर कह सकते हो ये पार्ट्स और ये पार्ट आपस में आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी सर्किट में पॉइंट को तुम जंक्शन कह सकते हो, जहाँ पर एटलीस्ट दो पार्ट्स आपस में आकर के मिल रहे होंगे। दो से अधिक मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम जनरली कहते हैं जंक्शन, जहाँ पर दो या दो से अधिक पार्ट्स आपस में आके कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं जंक्शन। अब इस जंक्शन के बारे में ही, किसी सर्किट में किसी जंक्शन पर क्या होता है, इस बारे में ही किरचॉफ ने एक बात कही, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ के जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ जंक्शन लॉ कहते हैं इसको। तो सपोज दैट मैं एक किसी सर्किट का एक जंक्शन तुमको बना के दिखाता हूँ। चलो, ऐसे मैंने कोई एक जंक्शन बना दिया है ना, और इस पॉइंट पर पे ये आगे ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी सर्किट के, जो आकर के किसी पॉइंट पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, समझ सकते हो। अब किसी भी जंक्शन पर, मान लो बच्चों जंक्शन को मैंने दे दिया पॉइंट O। अब किसी भी जंक्शन पर क्या हो सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी जंक्शन पर तुमको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ करेंट्स जंक्शन की तरफ आ रही होंगी और कुछ करेंट्स जंक्शन से अवे जा रही होंगी। वो ध्यान से बातों को सुनना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारी की सारी करंट जंक्शन की तरफ है या सारी की सारी करंट जंक्शन से आगे जाए। कुछ आने वाली और कुछ जाने वाली रहेगी, भले एक ही रहे लेकिन आने वाली जाने वाली दोनों रहेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी की सभी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। या सभी की सभी करंट जंक्शन से अवे निकल रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है, ऐसा भी कभी नहीं होगा। एटलीस्ट एक तो कम से कम जंक्शन की तरफ आने वाला होगा और एटलीस्ट एक कम से कम जंक्शन से अवे जाने वाला होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एक जंक्शन मैंने ले लिया पॉइंट को। ये किसी बहुत बड़े सर्किट का एक छोटा सा पार्ट तुमको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे समझो। ठीक है, कि बहुत बड़ा सर्किट है, उसका एक छोटा सा पार्ट सर ने मुझको दिखाया है, जहाँ पर हमको पूरे सर्किट थोड़ी मतलब है यार, ये जंक्शन और पूरे सर्किट का थोड़ी, ये तो सर्किट के जंक्शन पर अप्लाई होता है। तो पूरे सर्किट में क्या कहानी है हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पूरे सर्किट में कोई एक जंक्शन मैंने लिया, अब वहीं पर हमको सब कुछ देख रहे हैं वहाँ पर क्या होगा। तो चलो मैं एज्यूम करता हूँ कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हैं। लेट अस कॉल देम I1 एंड I2। ठीक है, लेट अस कॉल देम I1 एंड I2। और कुछ करंट्स मान लो बच्चों जंक्शन से दूर जा रही है। लेट अस कॉल देम I3, I4 एंड I5। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक बहुत बड़े से सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा मैं तुमको शो कर रहा हूँ, जिसमें एक जंक्शन मैंने वो ले लिया। इस जंक्शन से 5 कंडक्टिंग वायर्स, 5 वायर्स इस जंक्शन से आपस में कनेक्टेड है। ये 5 तार हैं। इन तारों को पॉइंट O पर मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है। जैसे घरों में तार को जोड़ते हो, यहाँ से वहाँ से ऐसे तारों को जोड़ते हो, वही है, कुछ है थोड़ी है। ठीक है, तो 5 तारों को मैंने ला करके एक पॉइंट पे जोड़ दिया, बन गया मेरा जंक्शन। अब इस जंक्शन पर 2 इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन की तरफ आ रही है मान लो, और 3 इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन से आगे जा रही है। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में जहाँ पे जंक्शन होता है, कोई एक जो जंक्शन होता है, कई वायर्स जहाँ पर आकर के मिलते हैं, उस जगह पर जितने भी करंट्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट्स होंगे, इन सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। जितने भी करंट्स जंक्शन पर मिलेंगी, उन सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा। अभी अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है? तो अब इन करंट्स को जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन का ध्यान रख करके करेंगे। जैसे कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हो उसको तुम पॉजिटिव ले सकते हो, और जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन से दूर जा रही है उनको तुम नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, तो
तो उस हिसाब से I1 I2 क्या हो गया पॉजिटिव और I3 I4 I5 क्या हो गया नेगेटिव। तो अगर मैं इन पांचों करंट को जोड़ूं, ऐड करूं इनके प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, दैट इज अलजेब्रिक सम, तो इन सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है सेंटर पे जंक्शन पे वो हमेशा ज़ीरो होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5, इन सब का सम कितना होगा बच्चों? ज़ीरो होगा। यही किरचॉफ का जंक्शन लॉ कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं निगेटिव वाले को एक तरफ से कर दूं और पॉजिटिव वाले एक तरफ कर दूं, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कहते हो I3 प्लस I4 प्लस I5 कह सकते हो। अब ध्यान से कर देखो तो I1 प्लस I2 क्या है? I1 प्लस I2 है टोटल करेंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, कह सकते हो। वी कैन से I1 प्लस I2 क्या कह सकते हो? टोटल इलेक्ट्रिक करेंट विच इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, कह सकते हैं, ठीक है। तो I1 प्लस I2 टोटल करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रही है, और I3 प्लस I4 प्लस I5 को क्या कह सकते हो? दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो किरचॉफ लॉ को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, किसी भी सर्किट में, किसी भी जंक्शन पे, किसी भी सर्किट में, किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट जंक्शन की तरफ आती है उतनी ही करंट जंक्शन से अवे भी जाएगी। अच्छा, इंडिविजुअल करंट को मतलब नहीं समझना, ये टोटल करंट की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये 4 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर है, तो टोटल करंट जंक्शन की तरफ कितनी आ रही है? टोटल 10 एम्पियर। तो नियम ये कहता है कि जंक्शन से 10 एम्पियर करंट जाएगी भी, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। अच्छा, इसका ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लॉ किस बेस पर आया है? तो ये इस छोटे से प्रिंसिपल पर आया है कि जो चार्ज है किसी पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होता, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। एक्यूमुलेशन का मतलब चार्ज इकट्ठा नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ से आया कि यहाँ पर का इकट्ठा, ऐसा नहीं कि यहाँ से चार्ज आ रहा है और यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इकट्ठा नहीं होता है। द चार्ज डज नॉट एक्यूमुलेट इन द सर्किट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो छोटा सा प्रिंसिपल तुम देख रहे हो कि जितनी करंट सर्किट की तरफ, जंक्शन की तरफ आ रही है उतनी जंक्शन से दूर जा रही है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि चार्ज कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं होता। जब करंट का फ्लो होता है किसी वायर में, तो करंट के फ्लो होने से जो चार्ज आगे बढ़ते हैं, भाई चार्ज फ्लो होगा तभी करंट का फॉर्मेशन हो। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो जब चार्ज का फ्लो होगा तभी करंट का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये चार्ज का फ्लो होता है किसी वायर से, तो ये चार्ज कहीं पर फ्लो करते, कहीं पर रुक करके इकट्ठा नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है चार्ज। ये हमेशा क्या होता है? फ्लो करता रहेगा। इसलिए हमेशा जितनी करंट सर्किट की जंक्शन की तरफ आएगी, हमेशा उतना ही तुम्हारा जंक्शन से अवे भी जाएगा। और ये तुम्हारा जो जंक्शन लॉ है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इस बात को ध्यान रखना, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, कंजर्व होता है। जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से अवे भी जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से 10 कूलम आया पॉइंट ओ पर और 8 कूलम केवल पॉइंट ओ से गया और 2 कूलम वहीं पर एक्यूमुलेट हो गया। तो चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। चार्ज कभी किसी पॉइंट पर एक्यूमुलेट होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो चार्ज कहीं पर इकट्ठा होगा ही नहीं, वो एक्यूमुलेशन होगा ही नहीं, वो हमेशा फ्लो करता रहेगा। तो हमेशा फ्लो करता रहेगा तो क्यों ना आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। इंडिविजुअल वैल्यू चेंज कर सकती है। जैसे मान लो ये 4 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर है, तो 4 प्लस 6 मिलकर कितना हो गया? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर अगर जंक्शन की तरफ आया है पॉइंट ओ की तरफ, तो पॉइंट ओ से 10 एम्पियर जाएगा भी। हाँ, ये हो सकता है कि 10 में से ये 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो 3, 5, 2 ऐसे हो सकता है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज पे मत जाना,
कि सर I1 क्या था, I5 कितना होगा, I2 इतना है तो I3, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ टोटल करंट की बात कर रहे हैं। वी डोंट नो कि ये 4 है, ये 6 है, तो I1 सो I3 I4 I5 की वैल्यू क्या होगी, वी डोंट नो। हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं। जंक्शन लॉ उसके बारे में कहता ही नहीं है कि इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी होंगी, ये टोटल की बात करता है कि टोटल करंट जंक्शन की तरफ जितनी आ रही टोटल करंट जंक्शन उतनी आएगी। क्यों? आपको कोई पूछे क्यों भाई, किस सिद्धांत पर तुम ऐसा कह सकते हो, क्या इसका बेसिस है? तो दो बात कह रहे हैं। पहली बात कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, चार्ज इकट्ठा कहीं पर नहीं होगा, और ना किसी पॉइंट से चार्ज की सप्लाई होती है, जो है वो फ्लो करता रहेगा। या दूसरी सेंस में कह सकते हो कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आए 10 कूलम और गया 8 कूलम और 2 कूलम वहीं पर पे लॉस्ट हो गया, लॉस्ट तो कभी होगा नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई भी कहीं से नहीं हो रही है, तो जो है उतना ही रहेगा, और इसलिए करंट हमेशा सेम रहेगी। तो ये बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल लॉ है किसी भी सर्किट का। इस बात को हम लोग बहुत जगह यूज़ किए भी हैं, अपने लेक्चर नंबर 7 और 8 में जो हम लोग क्वेश्चंस किए तो बहुत जगह इसको यूज़ हम लोग किए भी हैं। बहुत फंडामेंटल रूल है, ठीक है, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि इसको समझने बहुत मशक्क़त करनी पड़े, ठीक है, बहुत बेसिक बहुत फंडामेंटल, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है। या तो ऐसे बोलो कि जितनी करेंट्स जंक्शन पर मिलती हैं इन सब का अलजेब्रिक सम 0 होता है, या तो ऐसे बोलो, या तो ऐसे बोलो कि टोटल करंट जितनी जंक्शन की तरफ आती है टोटल करंट उतनी जंक्शन से अवे भी जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज का किसी भी पॉइंट पर एक्यूमुलेशन नहीं होता, चार्ज कभी इकट्ठा नहीं होगा, है ना, और चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जंक्शन लॉ, जो कि हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, तो तुरंत चलते हैं टुवर्ड्स द लूप लॉ, ठीक है, जल्दी। तो चलते हैं टुवर्ड्स सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं द लूप लॉ। और द लूप लॉ की ही ज़्यादा चर्चा होती है, और इसी को अप्लाई करने की ही बात होती है कि इसको अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में किर्चॉफ्स लॉ को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सोनली डिपेंड करेगा सिर्फ उस वक्त की कंडीशन पर, तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल कितना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। बट अटेम्प्ट करना हो चाहे ना करना हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे ना, हमको लॉ तो आना चाहिए कि लूप लॉ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा नहीं करना होगा वो बात की बात है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तब का तब देखा जाएगा, लेट इट बी। अभी पहले किर्चॉफ्स लूप लॉ होता क्या है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। चलो, तो फॉर एग्जांपल हमने एक बहुत बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट तुमको दिखाया, ठीक है। लूप मतलब एक क्लोज सर्किट की हमको बात करनी है। क्लोज सर्किट मतलब किसी भी सर्किट में अगर किसी पॉइंट से शुरू करो और घूम फिर के उसी पॉइंट पर तुम वापस आ जाओ तो अपने आप तुम्हारा सर्किट क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा, जिसको हम लूप कहते हैं। तो एक बहुत बड़े सर्किट का एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे सामने मैंने पेश किया है। इस सर्किट में हमको लूप का फॉर्मेशन करना है, क्लोज सर्किट बनाना है। तो ठीक किसी पॉइंट से स्टार्ट करो और घूम फिर के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ, बन जाएगा तुम्हारा क्लोज लूप या क्लोज सर्किट। अब उसी क्लोज सर्किट के बारे में, लूप के बारे में किर्चॉफ्स का द लूप लॉ होता है। तो किर्चॉफ्स का लूप लॉ ये होता है कि जब किसी भी सर्किट में एक लूप में हम चलते हैं, लूप समझ रहे हो ना क्या, कि किसी पॉइंट से स्टार्ट करो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, इट इज लूप। एक लूप में चलना, एक लूप का फॉर्मेशन करना किसी भी सर्किट में। तो किर्चॉफ्स का ये कहना है कि किसी भी सर्किट में जब लूप के अलोंग एक अपना सर्किल कंप्लीट करते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, एक क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं लूप के अलाउंग, एक लूप का फॉर्म, हम ऐसे चलें कि हमारे चलने से एक लूप बने, लूप समझते हो ना, एक क्लोज सर्किट बन जाए। उस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस तुमको मिलेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ सेल होगी, बैटरी होगी वहाँ मिलेगा, जहाँ रेजिस्टेंस होंगे वहाँ मिलेगा। जनरली इन्हीं दोनों की बात होती है। तो किसी भी सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे उन सभी का अलजेब्रिक सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये किर्चॉफ्स का द जंक्शन लॉ, सॉरी द जंक्शन लॉ कह रहा हूँ, द लूप लॉ कहता है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जब तुम चलोगे तो जगह जगह तुमको रेजिस्टेंस मिलेंगे,
हो सकता है तुमको बीच बीच में बैटरीज मिलेंगी। इन सब की वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल राइज होता है, जो भी होता है। तो पूरे सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे, राइज हो चाहे फॉल हो, उन सभी का जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। तो अगर तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करोगे फिर वहीं पर आगे ख़त्म करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस काहे का मिलेगा भैया? पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर हो रहा ही हो रहा है, क्योंकि किसी पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी वो उस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करेगी, ना कि तुम्हारे रोटेशन के तरीके पे। तो किसी भी पॉइंट से तुम शुरू करोगे और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आओ ताकि एक लूप का फॉर्मेशन हो जाए। तो उस लूप में जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे सबके सब ऐड करने पे जरूर आएंगे। अलजेब्रिक एडिशन की बात हो रही है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यहाँ पे भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो क्या है उसको समझते हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा सर्किट को समझा दूँ मैं। एक R1 रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, इसमें I1 करंट की फ्लो हो रही है। दूसरा R2 रेजिस्टेंस है, इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन देखते रहना। एक बैटरी है, EMF इज E1। रेजिस्टेंस R3 में I3 करंट का फ्लो हो रहा है। अगेन एक बैटरी है, EMF E2। एक रेजिस्टेंस R4 जिसमें I4 करंट का डायरेक्शन अच्छे से देखते रहना, किसका कहाँ पर क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पे ये देखना है कि एक लूप कैसे बनेगा सर। तो लूप क्या है, कोई भी पॉइंट चूज कर लो और घूम फिर के वहीं पर आ जाओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक बन जाएगा तुम्हारा लूप। जैसे चलो मैंने इसी पॉइंट को चूज कर लिया कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और इसी पॉइंट पर मैं घूम करके वापस आऊँगा, तो मेरा क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, चलो इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ चलो सोचो सी। ये पॉइंट मैं नाम दे रहा हूँ चलो डी, और ये पॉइंट लेट अस कॉल दिस ई। इस पॉइंट को नाम दिया चलो मैंने बच्चों एफ, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, जो मन में आए वही पॉइंट तुम ले, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। तुमको लूप बनाना है, लूप में क्या है, कोई पॉइंट लो, बस घूम फिर के वहीं पर तुमको आना होगा, लूप अपने आप बन जाएगा। चलो मैं पॉइंट ओ को ले लिया, तो जब मैं पॉइंट ए को लूँगा तो मैं पॉइंट ए पर कैसे आ सकता हूँ, या तो मैं क्लॉकवाइज घूम करके ए पर आ सकता हूँ, बराबर, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ए पर आ सकता हूँ। ताकि लूप का फॉर्मेशन हो, एक लूप बनना चाहिए भाई, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेट अस टेक एनीवन, ठीक है। तो चलो मैं क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करता हूँ, ए से शुरू करूँगा और क्लॉकवाइज चल के वापस ए पर आऊँगा। और मेरे चलने के दौरान जितने जगह, जितनी बार, जहाँ जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे, इन सबको एडअप करने पर जीरो आना चाहिए। लेकिन अलजेब्रिक सब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए, अब यहाँ पर सुन लो, साइन कन्वेंशन के बारे में अलग है तो एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग लोगों से तुम अलग अलग तरीके की बातें सुनोगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं इसको, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझको समझ नहीं आता क्यों नहीं लोग चीज़ों को सिंपल रखते हैं, मुझको समझ में नहीं आता। किसी चीज़ को अलग करने के चक्कर में उसको ऐसे मत बनाओ कि वो बहुत मुश्किल हो। पढ़ाई लिखाई हमेशा सरल भाषा में होना चाहिए, है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। तो मैं जब भी देखता हूँ हर बुक में इसकी चीज़ों को नई तरीके से लिखा होता है, और टीचर्स भी थोड़ा सा अलग करने के चक्कर में कुछ नए तरीके से बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनीवे कोई भी तरीका हो, साइन कन्वेंशन का ध्यान रहे कि हाँ सर ये साइन कन्वेंशन ऐसे होता है। तो अब मैं तुमको यहाँ जो बताऊँगा सीधा सपाट रूल है। तुम पॉइंट ए से तुम चलो, वापस पॉइंट ए पर आओ, रास्ते में तुमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, हाँ जी मिलेगी। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उस डायरेक्शन में है, तो उसको पॉजिटिव ले लेना, उसके अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव ले लेना करंट। और बैटरी की बात करोगे तो बैटरी में अगर तुम नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हो तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेना। अगर तुम किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हो तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव लेना। हो सकता है किसी बुक में इसका उल्टा दिया होगा या कोई तुमको इसका उल्टा बताएगा, जो तुमको मैं बता रहा हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कन्वेंशन जो भी लोगे तुमको अल्टीमेटली उसको यूज़ करके इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन जब बनाओगे तो सेम इक्वेशन बनेगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो चलो मैं पॉइंट ए से शुरू करता हूँ और जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे सबको जोड़ता जाता हूँ।
अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला पोटेंशियल, अच्छा कितने कितने मिलेंगे देख लो। जैसे पूरे सर्किट में 4 रेजिस्टेंस हैं और 2 बैटरी है, तो टोटल 6 पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे तुमको। तो बार बार मुझसे जंक्शन में पता नहीं क्यों निकल रहा है। द लूप लॉ ये कहता है कि इसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे 6, उन 6 को तुम ऐड करोगे बच्चों 0 आएगा। अच्छा ये रूल किस लॉ पर बेस्ड है? हम लोग इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े थे बताओ, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बताया गया था, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिव नेचर है, इस नेचर को ही ये शो के वजह से ही ये चीज़ तुमको मिलती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन पर भी बेस्ड है, ऐसा भी कह सकते हो कि लूप लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तुम्हारे फोर्स के कंजर्वेटिव नेचर को ये कह सकते हो कि एक प्रूफ करता है, उसके वजह से ये चीज़ तुमको मिलती है। या सिंपल सी बात तुमको और कहूँ, हटाओ सब कुछ, तो किसी भी सर्किट में जो किसी पॉइंट का पोटेंशियल उस पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ पर पे है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि इसी को तुम कह सकते हो कंजर्वेटिव नेचर, जो कि लोग पढ़ चुके हैं कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पॉइंट पर डिपेंड करता है, एक कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से ही ये तुमको रिजल्ट मिलता है, या तुम कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तुमको रिजल्ट मिलता है। तो तुमसे कोई पूछ ही ले कि भाई ये लूप लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो कैसे सोच सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है जिसकी वजह से तुमको चीज़ मिलती है। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होना चाहिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ, लेट अस स्टार्ट विथ पॉइंट ए। तो अगर मैं पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, दैट इज VA माइनस VB, तो मैं ए से बी की तरफ जाऊँगा इधर, और करंट भी इधर है तो पॉजिटिव होगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, यू गॉट I1 इंटू R1, ठीक है। अब मैं B से जाऊँगा बच्चों C की तरफ, तो आई विल राइट VB माइनस VC। अब तुम B से C की तरफ जाओगे, देखो मुझको जाना है ऐसे, और करंट है इसका अपोजिट, तो करंट को मैं क्या ले लूँ नेगेटिव, तो माइनस I2 R2, माइनस I2 इंटू R2। अब तुम C से आगे बढ़ोगे तो C से D के बीच में तुमको एक सेल मिल रही है, तो यू राइट VC माइनस VD। अब जब तुम C से D पे जाओगे तो बताओ तुम बैटरी के नेगेटिव में एंटर करोगे कि पॉजिटिव में एंटर करोगे, फिगर देख के बताओ। यू आर एंटरिंग इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो बैटरी के जब नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करोगे तो उसका EMF क्या लोगे, माइनस E1। अब तुम D से आ गए E पर, तो VD माइनस VE। अब मुझको जाना है D से E, तो मुझको जाना है इधर, और करंट भी I3 भी उधर ही, तो पॉजिटिव होगा, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो यू विल राइट I3 इंटू R3। फिर मैं जाऊंगा E से F तक, तो VE माइनस VF। अब मैं जाऊंगा तो देखो बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करूंगा, तो इसका EMF में क्या लूँगा पॉजिटिव, तो आई राइट प्लस E2। फिर मैं F से जाऊंगा बच्चों A की तरफ, तो आई विल राइट VF माइनस VA, और मुझको जाना है बच्चों देखो F से A, और करंट है A से F, मेरे अपोजिट है, तो दिस करंट विल बिकम नेगेटिव, तो माइनस I4, तो माइनस I4 R4। अब मुझको देख के बताओ ये मेरा लूप कंप्लीट हुआ या नहीं। मैं A से स्टार्ट किया था और मैं घूम करके वापस A पर आया कि नहीं, तो जब तुमको घूमना है तो लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम A से स्टार्ट किए और E पर आकर के स्टॉप हो गए, तो E पर आकर स्टॉप करोगे तब लूप थोड़ी बनेगा, लूप एक बनना चाहिए ना। तो जब भी तुम किसी सर्किट में एक ऐसे मोमेंट में, एक ऐसे पाथ में चलो कि क्लोज सर्किट बनता हो, एक लूप का फॉर्मेशन होता हो, तो जब भी तुम किसी सर्किट में ऐसे घूमोगे कि लूप का फॉर्मेशन हो, तो उस लूप का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा 0 आएगा। देखो काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 का जो अलजेब्रिक सम है, अगर मैं इनको ऐड करके तुमको दिखा भी दूँ, तो लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तो माइनस VB प्लस VC, माइनस VC प्लस VC, माइनस VT प्लस VD, माइनस VE प्लस VE, माइनस VF प्लस VF प्लस VA माइनस VA। तो लेफ्ट साइड में यू विल गेट 0, और राइट साइड में क्या मिलेगा बच्चों, I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस
E1 प्लस I3 R3 प्लस E2 और माइनस I4 R4। इन 6 के 6 का अलजेब्रिक सम देख लो, 1 2 3 4 5 6। 4 पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे तुमको रेजिस्टेंस की वजह से और 2 पोटेंशियल डिफरेंस तुमको मिलेगा बैटरी की वजह से। तो 6 का जो अलजेब्रिक सम होगा बच्चों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही तुम्हारा किरचॉफ्स का लूप लॉ तुमसे कहना चाहता है, ठीक है। इन्हीं इक्वेशंस को मुझको हम लोगों को लगाना होता है सर्किट्स में और कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, ओम्स लॉ से नहीं सॉल्व होता दिखाई पड़े, तो फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें इक्वेशन वगैरह फॉर्म करना होता है, साइन कन्वेंशन थोड़ा देखना होता है, सॉल्व भी करना होता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक्स होने की इसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में करने की नौबत आती है तो कोशिश करेंगे पहले ओम्स लॉ से मामला निपट जाए। अगर नहीं निपटेगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है कौन सा क्वेश्चन करना है, बहुत क्वेश्चन पढ़े भी करने को, ठीक है। बट लॉ पढ़ना था, पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से क्लियर। इन्हें कि यार हमको क्वेश्चन नहीं करना है, इसको हम पढ़े ही ना। मान लो किसी और रूप में तुमसे क्वेश्चन आ जाए, ना न्यूमेरिकल्स आए, ना सर्किट वाले क्वेश्चन आए, किसी और रूप में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे फिर? तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लूप लॉ, जिसको हम लोग अप्लाई कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको बताऊंगा इस पर भी, और जैसे कि बताता कि इसके अलावा कुछ और मेथड्स होते वो भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो और फिर शुरू करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिस पे प्रैक्टिस हम लोग को भी करना बाकी है, ठीक है। तो जल्दी को फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी। ओके, तो चलते हैं बच्चों, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 8 में, और कुछ क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मिक्स कॉम्बिनेशन थोड़ा मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने पहला क्वेश्चन मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ ही लिया है। मिक्स कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है बच्चों कि मान लो मेरे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है। इन सबको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है कि एक बैटरी का नेगेटिव अगले वाले सेल के पॉजिटिव से, अगले वाले सेल का नेगेटिव उसके वाले पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं उसी को बस एक के बाद एक रिपीट करते चलो, बन जाएगा मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो तुम पढ़े हो, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था उन बात को सुनो क्या बोल रहे हो। जो सीरीज कॉम्बिनेशन तुमने पढ़ा है ये वाला, ये सबको क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन सर ने क्या बताया था, 1 2 3 ऐसे करते एन सेल हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ से सबको? मान लो ये ई है, आर ई आर ई आर ई और आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर तुमको क्लियर है तो मिक्स कॉम्बिनेशन कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन को ही बस तुमको रिपीट करना है कई बार। एक बार ये एक रो हो गया, फिर ऐसा ही एक और, फिर ऐसा ही एक और, फिर ऐसे ही एक और, 10 बार 5 बार 6 बार 8 बार जितनी बार करना है करते चलो, बस बन गया तुम्हारा मिक्स कॉम्बिनेशन। कैसे मिक्स कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये जो है वो सीरीज में है और इसके बाद जो अगला आएगा, फिर वो अगला आएगा, फिर वो अगला आएगा, वो सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल, तो हो गया मिक्स कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बस उसी को कई दफ़े रिपीट कर दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बस वही बन गया तुम्हारा मिक्स कॉम्बिनेशन। जैसे मान के चलो मैंने ऐसा ही एक बार और रिपीटेशन कर दिया, एक रो मैंने ऐसा और बना दिया, ठीक है, जिसमें मैंने एन सेल को आपस में जोड़ दिया। फिर वैसे ही एक रो मैंने और बना दिया जिसमें एन सेल्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। तो इसी तरीके से करते करते हम लोग 1 2 3 4 बहुत बार कर सकते हैं। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को, मान लो मैंने 3 रो बनाई हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बच्चों मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमें क्या फाइंड करनी होती है, इलेक्ट्रिक करंट।
बात समझ में आ रही है? तो समझो मिक्स फॉर्मेशन कुछ है नहीं। अच्छा, अगर तुमको इसमें दिक्कत हो, सर ने ईएमएफ कैसे निकाला, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये सब आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि सर ने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना सिखाया था। तो जो पहला रो है इसमें ई को तुमने n बार रिपीट किया है, तो एक रो का ईएमएफ कितना होगा, n इंटू ई, और रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, एन आर प्लस आर को हमने आर बार ऐड कर दिया, एन बार ऐड कर दिया। सिमिलरली ये रो जो है सेकंड वाला, क्या इससे कुछ डिफरेंट है क्या? बिल्कुल, तो ये वैसे ही है, उसका कॉपी है। तो इसका भी ईएमएफ कितना आएगा, एन इंटू ई एन आर। ये वाला भी तो इसका पूरा कॉपी किया गया है, इसकी ईएमएफ भी कितनी आएगी, एन इंटू ई, रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन आर। और ऐसे करते करते हम लोग कितनी बार हमको ऐड करना था, कितनी बार इनको लिखना था, m टाइम्स। एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो करते करते m टाइम्स ही आ रहा था। ठीक है, तो एक ब्रांच का n इंटू ई, दूसरे ब्रांच का भी n इंटू ई, तीसरे ब्रांच का करते चलो। और ये सब के सब क्या होंगे, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इन सभी को पैरेलल में, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल आइडेंटिकल होते हैं तो क्या बताया था, जो एक सेल का होगा वो पूरे सर्किट का हो जाता है, तो पूरे सर्किट का क्या हो गया था, n इंटू ई। और ये एन आर एम बार किस कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब इनको मैंने सप्लाई किया था तो याद करो करंट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, करंट की वैल्यू आई थी I इज इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। इतना सबको फॉर्मूला याद ही होगा, जहाँ पे एन क्या, एम क्या था, नंबर ऑफ रो, एक रो, दो रो, तीन रो, नंबर ऑफ रो। एन क्या था, एक रो में नंबर ऑफ सेल, कितने सेल को तुमने जोड़ा। ई क्या था, एक सेल का ईएमएफ, और स्मॉल आर क्या था, एक सेल का रेजिस्टेंस अगर कुछ है अपना इंटरनल, और आर क्या था, एक्सटर्नल, जहाँ पे हम जोड़ेंगे। ये था मिक्स फॉर्मेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि अब इस क्वेश्चन को समझो, अभी इसमें इसकी बात अब तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। अब इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 12 आइडेंटिकल सेल्स, 12 एक जैसे सेल हैं, आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे, जिसमें ईच ऑफ ईएमएफ, हर एक बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है, 1.5। यही जिसको ई बोल रहे थे उसको तुमको 1.5 बोल दिया। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, जिसको आर बोल रहे थे वो भी तुमको 0.5 दे दिया। क्लियर है। नंबर ऑफ टोटल सेल कितना दिया है, 12, ईएमएफ 1.5, रेजिस्टेंस 0.5। हाउ शुड दे बी कनेक्टेड, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए अक्रॉस 1.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो 1.5 ओम दिया है बच्चों, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, ये 1.5 ओम तुमको दे रखा है। इन 12 के 12 सेल को कैसे जोड़ा जाए कि इस 1.5 ओम में करंट की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। अब कैसे जोड़ने का क्या मतलब है सर, कैसे जोड़ा जाए, समझ रहे हैं कैसे जोड़ने का क्या मतलब है। देखो, तो 12 सेल है, तुमको मैंने 12 सेल दिया, तुम उनको कैसे कैसे जोड़ सकते हो बताओ। बहुत तरीके हैं। तुम बोलोगे सर हम 12 के 12 को सीरीज में ऐड कर दें, एक तरीका ये हो गया, 1 2 3 4, 12 के 12 के सीरीज में जोड़ दिया, या 12 के 12 को पैरेलल में जोड़ दिए, 1 2 3 4 पैरेलल भी हो सकते हैं। या और तरीका हो सकता है 12 के, और क्या तरीका हो सकता है 12 सेल को जोड़ने का, 2 रो बना लो, एक रो और सेकंड रो, और पहले रो में 6 सेल, दूसरे रो में 6 सेल, 6 6 12, ये भी हो गया। बात समझ में आ रही है। या 2 रो बनाओ या 6 रो बना लो, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 बनाओ, और हर रो में 2 2 सेल रख दो, 6 2 12, ऐसे भी हो सकता है। कुछ समझ लो जो कह रहा हूँ कि डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा कि एक रो बनाओ उसमें 2 सेल, अगला रो बनाओ फिर 2 फिर 2 फिर 2, यहाँ दिए 2 2, ऐसे करते कर 6 बना दो। या 2 बनाओ, एक में 6 कर दो, दूसरे में 6 कर दो, ये भी तरीका हो सकता है। या ऐसे कर सकते हो 3 रो बनाओ, 1 रो 2 रो 3 रो, और सब में 4 4 सेल बैठा दो, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, हो गया 4 3 12।
या उसका उल्टा करो, 3 और 4 रो बना लो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, और हर रो में 3 सेल बैठा दो, 3 सेल 6 सेल 9 सेल 12 सेल, ऐसे भी हो सकता है। तो यही तुमको कह रहा है कि हाउ दे शुड बी कनेक्टेड। 3 सेल को 4 में लगाऊं, 6 सेल को 2 में लगाऊं, या 2 सेल को 6 में लगाऊं, या जब 12 के 12 सीरीज में कर दूं, या 12 के 12 पैरेलल में कर दूं, आखिर में कैसे जोड़ूं, यही तुमसे कहना चाह रहा है। बात को समझो। हाउ शुड मतलब कि कैसे उनको जोड़ा जाए, कौन कौन कितने लोग को सीरीज में रखा जाए, कितने लोग को पैरेलल में, क्या सबको उठा के सीरीज में कर दे सर, क्या सबको उठा के पैरेलल में कर दे सर, या 3 सीरीज में कर दे, 3 पैरेलल में कर दे और हर में 4 सेल जोड़ दे, या 4 को पैरेलल में कर दे और हर में 3 सेल जोड़ दे, या 2 को मैं करूं पैरेलल में और हर में 6 जोड़ दूं, या 6 करूं पैरेलल में हर में 2 को जोड़ दूं। बताओ, यही ना तरीका हुआ जोड़ने का। यही तुमसे पूछा बच्चों, हाउ दे शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, कितने लोग सीरीज में, कितने पैरेलल में, ये तुमसे पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में तुमको मैंने कुछ बताया था, कुछ बात ध्यान आ रही है। क्या बताया था? करंट मैक्सिमम होने के लिए सबसे पहली बात तो अगर तुम लेक्चर 8 नहीं देखे तो अच्छे से जाकर उसको देखो, वहाँ पर क्या बताया गया है, तभी तुमको ये जो क्वेश्चन है उनकी कोई अहमियत समझ में आएगी। अभी तुमको बताया था कि फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई को मैक्सिमम होने के लिए ये एम आर और एन आर ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपस में। अच्छा, ये एम एन क्या था? एम एन क्या था? एम क्या था बच्चों? नंबर ऑफ रो। एन क्या था? एक रो में नंबर ऑफ सेल। यही एम और एन पता करना है कि कितने रो होंगे और हर रो में कितनी सेल होगी, यही पता करना है। ठीक है, फाइन। तो ऐसे कह सकते हो कि आर बाई आर इज इक्वल टू एन बाई एम कह सकते हो। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो एन बाई एम इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? इज 1.5 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? स्मॉल आर इज 0.5। तो हमें क्या मिलेगा रेशो? यू विल गेट 3:1। तो n/m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? 3:1। बस यही मुझको चाहिए, n और m का रेशो। पता चल जाएगा कैसे कनेक्ट किया जाए। अब तुम्हारे पास बच्चों 12 सेल है। सोचो, तुम्हारे पास 12 सेल है, ठीक है। 12 सेल को ऐसे जोड़ो कि n और m का रेशो 3:1 आ जाए। n और m था क्या? m था नंबर ऑफ रो और n क्या था? हर रो में नंबर ऑफ सेल। तो मैं 12 को ऐसे डिवाइड करूँ 3:1 में, ताकि उनका जो रेशो है वो रेशो 3:1 है और टोटल सेल भी कितने हो? 12 बन जाए। तो अगर मैं 12 सेल को ऐसे जोड़ूं कि n और m का रेशो 3:1 हो, तो मैं अगर n को 6 बोल दूं और m को 2 बोल दूं, तो बताओ मेरा काम हो गया कि नहीं? 6 दूना नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 12 हो गए, और 6:2 n और m का रेशो कितना हो गया? 3:1। तो 12 को ऐसे डिवाइड करो कि रेशो 3:1 हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 भी हो जाए, ऐड करने पर नहीं, मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करने 12 कैसे होगा? 6 और 2 ले लो, और 6 और 2 का रेशो बताओ 3:1 है कि? अब इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 2, और हर रो में नंबर ऑफ सेल कितनी होनी चाहिए? 6। तो इस कंडीशन में करंट विल बी मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया सर? 2 रो बनाइए। n इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो गया? हर रो में सर 6 सेल रखिए। तुमको पहले मैंने कह दिया था क्या क्या बन सकता है? पूरे के पूरे 12 पैरेलल में कर दो, पूरे के पूरे 12 सीरीज में कर दो, 3-4 का बनाओ, 4-3 का बनाओ, 6-2 का बनाओ, 2-6 का बनाओ, बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उनमें से किस कॉम्बिनेशन में सर करंट मैक्सिमम होगी? तो वो ये कॉम्बिनेशन है, n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रो 2 और हर रो में 6 सेल। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो I मैक्सिमम मुझको क्या मिल जाएगा बताओ? m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 6,
और ई की वैल्यू में हमें दिया हुआ है बच्चों 1.5, ठीक है। m इंटू आर, तो 2 इंटू 1.5 प्लस n इंटू स्मॉल आर कितना दिया था 0.5, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दूँगा बच्चों का कैलकुलेशन। तो आई मैक्स कितना आएगा जरा बताओगे। 6 2 12 इंटू 1.5 किया तो कितना आ गया बच्चों 18 वोल्ट ऊपर आ गया। नीचे कितना आ गया 1.5 इंटू 2 किया कितना आ गया 3, प्लस 6 इंटू 0.5 किया बच्चों कितना आ गया 3। तो यू गॉट 18/6 दैट इज 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे 3 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी बच्चों वही मैक्सिमम होगी। अगर तुमको क्रॉस चेक करना हो तो इसके अलावा और जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जैसे 2 और 6, 3 और 4, 4 और 3, 12 और 1, 1 और 12 बहुत बन सकते हैं। सब में तुम्हारा मन हो करके देख लेना यार। सब में करंट जो आएगी वो 3 एम्पियर से कम ही आएगी, इससे ज़्यादा करंट नहीं हो सकती। तो दिस इज हाउ यू फाइंड कि कैसे कनेक्ट किया जाए। कैसे का मतलब सिंपल सी एक बात, कितने सीरीज में कितने पैरेलल में। तो पैरेलल में 2 रो और हर रो में 6 सेल, ये होगा तुम्हारे मैक्सिमम करंट को लेने का मंत्र, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको आते हैं एग्जाम में, थोड़ा वहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को मिक्स कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा इसमें क्या बातें होती हैं और कैसे इसके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन और करते हैं इसमें, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी बट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। चलो तो सोचो इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कुछ थोड़ा बहुत अगर मन में अभी भी डाउट है तो और इससे क्लियर हो जाएगा। करें कि हमारे पास टोटल 24 आइडेंटिकल सेल हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेल कैपिटल एन मान लो, टोटल नंबर ऑफ सेल की बात हो रही है। 24 सेल मेरे पास है आइडेंटिकल और सभी का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अच्छी बात है, 2 वोल्ट इज ईएमएफ। नंबर ऑफ सेल तुम्हारे पूरे 24 है। 1 ओम हर सेल का रेजिस्टेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चों 6 ओम का। अब डायग्राम ड्राइंग की जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, मन में डायग्राम तो बना ही सकते हो। अब फिर कह रहा है हाउ शुड दे बी कनेक्टेड, कैसे जोड़ा जाए। अब 24 सेलों को तुमको जोड़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। 6 4 कर दो, 6 रो बना दो और सब में 4 सेल बैठाओ, 6 चौका 24। या उल्टा कर दो, 4 रो बनाओ, 1 2 3 4 और हर रो में 6 सेल कर दो, 6 4 24। 12 सेल बनाओ, 12 रो बनाओ, सब में 2 2 सेल कर दो। 2 रो बनाओ, 12 सेल कर दो। 6 रो बनाओ, 4 सेल कर दो, 6 4 8 वाला कर लो। 8 रो बनाओ, 3 सेल कर दो। 3 रो बनाओ, 8 8 सेल कर दो। बताओ अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि नहीं, सोच के बताओ। अरे 24 के जितने फैक्टर के साथ कर लो, 12 इंटू 1 का 12 इंटू 24 इंटू 1 भी कह सकते हो। सभी की सभी 24 को सीरीज में जोड़ दो, हो गया। सभी के सभी 24 को जोड़ दो पैरेलल में, वो भी हो गया। तो बताओ कई तरीका पॉसिबल है कि नहीं। सबके सब सीरीज, सबके सब पैरेलल, 6 सीरीज 4 पैरेलल, 8 पैरेलल 3 सीरीज, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, बस वो तुम बना सकते हो। उन सभी में से किस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यही पता करना है। तो पता करते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़े बच्चों लोग, फॉर्मूला पढ़े हैं सर अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले पढ़े हैं। I इज इक्वल टू, कुछ देर पहले भी मैंने पढ़ाया हूँ, MNE बाई MR प्लस NR, ठीक है। और करंट को मैक्सिमम होने के लिए फॉर I टू बी मैक्सिमम, अभी क्या रिजल्ट निकाला सर, MR शुड बी NR या M बाई N शुड बी R, या ऐसे कर लो ना, R बाई R शुड बी इक्वल टू N बाई M। इन्हीं N और M का वैल्यू पता करना है ना, कि कितने पैरेलल में कितने सीरीज में, यही पता करना है। तो R बाई R पता कर लो और देखते हैं। तो N बाई M कितना हो जाएगा बताओगे। तो N बाई M इज इक्वल टू R बाई R। R कितना है 6, स्मॉल r कितना है 1। तो कितना आ गया बच्चों 6:1। तो जरा मुझको बताओ कि अगर मैं कहूँ कि N/M शुड बी 6:1, तो बताओ कितने रो पैरेलल और कितने सीरीज। सिंपल है सर, नंबर ऑफ रो
2 कर दीजिए और हर रो में 12 सेल बैठा दीजिए, हो गया काम। इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 6:1 और मल्टीप्लाई करोगे 12 टू जा क्या आएगा 24। क्लियर है। तो क्या तरीका का सर 2 रो बनाइए, सिर्फ 2 रो, 1 रो और 2 रो, सिर्फ 2 रो और हर रो में 12 सेल ऊपर 12 सेल नीचे, हो गया 24, काम खत्म। इस कंडीशन में करंट विल बी मैक्सिमम, बाकी सब में करंट क्या होगी इससे कम है कि चक्कर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हाउ दे शुड बी, हाउ शुड, दिस इज द आंसर। इसी को बोल रहा है हाउ शुड, 2 पंक्ति या 2 रो और हर रो में 12 सेल। अब करंट की वैल्यू फाइंड कर लो। करंट की वैल्यू होनी क्या चाहिए मैक्सिमम करंट, तो आई मैक्सिमम शुड बी हाउ मच, कितना होगा बताओ। m/2 और n/12, एक सेल का EMF कितना है बच्चों 2 और m/2 कैपिटल R कितना है 6 प्लस और n कितना है 12 और स्मॉल r कितना है बच्चों 1। ठीक है, ठीक है हम तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 2 जा 48 डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट विल बी 2 एम्पियर इज योर आंसर। इसके अलावा कोई भी अगर तुम जुगाड़ बना के देख लो, 6-4 बनाओ, 4-6 बनाओ, 8-3 बनाओ, 3-8 बनाओ, या पूरा अगर 24 को एक साथ जोड़ दो, 24 को पहले में जोड़ो, सब में करंट की वैल्यू जो भी आएगी इससे कम आएगी, चेक करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन इस तरह के बहुत तुमसे पूछे जाते हैं। तो ये जो तुमको मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहीं से पूरा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं, जल्दी। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि देयर आर 5 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 सेल हैं और ये सभी 5 सेल आइडेंटिकल हैं विथ ईच हैविंग EMF 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। एंड दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि इनको फिगर में दिखाया है कैसे कनेक्ट किया गया है। तो फिगर में जब देख रहा हूँ तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है एकदम। हर सेल का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव, अगले वाले का नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कनेक्ट कर दिया। इफ द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो 5 सेल का कॉम्बिनेशन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस, ये छूट गया है शायद मेरे ख्याल से, इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। अब इस कॉम्बिनेशन को बच्चों हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया 15 ओम का, और इस कॉम्बिनेशन को हमने उसके साथ जोड़ दिया कुछ ऐसे। क्लियर है, ये 15 ओम के रेजिस्टेंस पर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन तुम बैठा दिए जाओ। आगे कह रहा है इफ पोलैरिटी ऑफ एनी 2 सेल्स आर रिवर्स्ड, अगर 5 में से किसी भी 2 सेल, किसी भी 2 का पोलैरिटी जैसे अभी जुड़ा है उसका रिवर्स कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 15 ओम। हमको चेंज फाइंड करना है अभी और 2 सेल को रिवर्स करने के बाद। तो पहले अभी का पता कर लेते हैं। ये देखो सबके माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि सर्किट का नेट EMF कितना होगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है। सी इस कॉम्बिनेशन में पढ़े हो ना कि सबके सबको जोड़ देते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटरनेशनल का इक्विवेलेंट क्या होगा, सबके सब सीरीज में है, तो 1 + 5 करो कितना आएगा 5 ओम। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है
ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो 10 वोल्ट, यहाँ नहीं बना रहा हूँ, वो 10 वोल्ट और 5 ओम के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट में करंट फाइंड करना चाहूँ तो I इज इक्वल टू क्या होगा 10/R प्लस R, क्योंकि ये और वो 5 सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको पता है ना, फॉर्मूला भी पढ़े इसका यार, मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट पर उसको सप्लाई कर रहा हूँ। तो टोटल EMF 10 और ये 10 और ये पूरा R जो 5 इससे क्या बनेगा सीरीज, तो 15 + 5 कितना आ गया 10/20 1/2 0.5 एम्पियर। ये 0.5 एम्पियर इसमें करंट की फ्लो होगी। फिलहाल अभी जब सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा फिगर में देख रहे हो वैसे जोड़ा जाएगा तब। अब आगे क्वेश्चन करें कि पोलैरिटी ऑफ एनी टू सेल, कोई भी दो सेल की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर दें, कोई भी दो, चलो जैसे मान लो मैंने इन्हीं दोनों को बीच के को रिवर्स कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे है ना। रिवर्स का मतलब जैसे था उसका मैंने ठीक उल्टा लगा दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो जो भी दो तुम रिवर्स करोगे तुमको उनका EMF नेगेटिव ले लेना है, बस ये तुमको ध्यान रखना है। सबको पहले जोड़ लेते हैं ना, अब भी सबको जोड़ोगे E1 + E2 + E3 + E4 + E5, सीरीज में हमेशा जोड़ते ही जोड़ते हैं, लेकिन जब रिवर्स कर दिए इनको माइनस, इनका EMF क्या लोगे माइनस लोगे। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा E net इज इक्वल टू E प्लस माइनस E प्लस माइनस E प्लस E प्लस E, ऐसे बोल सकते हो भाई। 3 जैसे थे वो तो वैसे ही रहेंगे और 2 को रिवर्स कर दिया उनका क्या हो गया माइनस, तो 2 - 2 प्लस से कैंसिल हो गया एंड यू गॉट ओनली E। ठीक है, तो E नेट क्या बनेगा, बचेगा सिर्फ E। तो 2 को उल्टा किया, ये जो 2 होगा वो 2 को खा जाएगा। 5 में से 2 उल्टा किया, इस 2 ने 2 खा गया, बचा तुम्हारा सिर्फ 1। तो अब जो करंट होगी I, और ये कितना बचेगा तुम्हारा सिर्फ 2 वोल्ट है ना, एक बचा 2 वोल्ट है। R पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी को रिवर्स करने पर R पर फर्क नहीं पड़ता। R इक्विवेलेंट इज स्टिल 5 ओम। ठीक है, तो अब जो करंट निकालोगे बच्चों I डैश कितना होगा 2/15 + 5, वो तो नहीं रहेगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा अगेन 20, 0.1 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर था, 0.1 एम्पियर हो जाएगा अगर 2 को तुमने रिवर्स कर दिया। तो तुमसे चेंज पूछा गया था, चेंज इन द वैल्यू, तो चेंज इन करेंट, वैल्यू ऑफ करेंट कितना हो जाएगा भाई 0.5 था 0.1 अब हो गया, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज इज 0.4 एम्पियर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, अगर कहीं भी हम लोग रिवर्स कर देंगे तो वहाँ पर तुमको उनका पर्टिकुलर EMF क्या लेके चलना होगा माइनस। ठीक है, तो ये भी मुझको समझाना था, तो मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया, अगर ऐसी बात आए तो कर सको। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लोग तुरंत चलते हैं जल्दी। तो बच्चों चलते क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमसे क्या पूछता है कभी कभी, देखो एक बात मैं तुमको बताऊँ, हम लोग उड़ने वालों में से नहीं हैं, हम लोग ज़मीन पर रह के चलेंगे और तमीज़ से चलेंगे। ये नहीं कि बस हवाएं पढ़ रहे हैं, बस नाम के तौर पे पूरा बुक ख़त्म कर दिया। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, थोड़ा समय लेंगे, डिटेल में, मगर सॉलिड। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ कोर्स ख़त्म नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना, जो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मतलब अगर तुम इसको सही से फॉलो कर रहे हो, मुझको नहीं पता तुम्हें से कितने लोग ऑनेस्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो फिर नीट क्या है, CUT क्या है, कोई मतलब नहीं उसका, बट ये तुमको देखना होगा कि तुम कितना ईमानदारी से उस चीज़ को कर रहे हो। अब ये तुमको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस का निकालते हो कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट 2 पॉइंट दिया है, सीरीज में है, पैरेलल में है, निकाल लो बैठ करके। वैसे ही सेल का भी निकालते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट सेल। तुम जैसे निकाल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वैसे तुमको ये 3 सेल हैं, इन तीनों सेलों के बदले एक सेल तुमको लिखना है, जिसको तुम कहोगे इसका इक्विवेलेंट सेल ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B।
तो ए और बी के बीच 3 सेल हैं, इनको कंबाइन करके एक सेल बनाना है। उसका ईएमएफ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दिखाना है। तो कैसे करते हैं देखो, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, जैसे रेजिस्टेंस में करते हो यार, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। तो इनको कंबाइन करके पहले एक सेल बना लोगे और फिर वो इसके साथ क्या बनाएगा, सीरीज। अरे जैसे रेजिस्टेंस में कर तो वैसे ही करना है, बस नियम थोड़े यहाँ जो होंगे अलग होंगे, बाकी तरीका वैसे ही है। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, और ये जो वायर इसके साथ क्या बनेगा, सीरीज। अब पैरेलल में जब अलग अलग होते हैं तो उसका तुमको ने फॉर्मूला लिखवाया था, कुछ याद आ रहा है? इससे मैं कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 8 जरूर देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेल्स अनइक्वल होते हैं, अगर इक्वल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनइक्वल होते हैं तो क्या बताया था, कुछ बच्चों को याद होगा, ई इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, E1 R1 प्लस E2 R2, कुछ याद आ रहा है? जाके लेक्चर नंबर 8 देखो, मैंने पढ़ाया है। जिन बच्चों को याद हो कमेंट में बताएं कि हाँ याद है, मैंने बताया है कि अगर ये अलग अलग ईएमएफ के होंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ई इक्विवेलेंट क्या था फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाई क्या था, R1 प्लस R2, याद आ रहा है? तो E1 R2 10 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस E2 R1, लेकिन E2 का देखो नेगेटिव है तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, देखना कहाँ से कनेक्टेड है। तो E1 R1 प्लस E2 R2 जो करोगे इसका ईएमएफ क्या लोगे बच्चों, माइनस। अगर दोनों का प्लस प्लस होगा तो E1 R1 E1 E2 दोनों क्या होगा, प्लस होगा। अगर एक का नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव कर दें, तो कितना हो जाएगा, E1 R1 प्लस -4 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 2 प्लस 2, ठीक है। तो 20 माइनस 4 2 जा 8 बाई 4, तो कितना आएगा बच्चों, 12 बाई 4। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 3 वोल्ट, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर तो दोनों बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 करके चेक कर लोगे, ये कितना आएगा 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये पॉजिटिव देखो आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड रहेगा। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव टर्मिनल इस साइड रखना, ठीक है। इस पर चेक करना, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो जो सेल बनाओगे उसका पॉजिटिव इस साइड रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका नेगेटिव इस साइड रखना। तो अब मैं इसको, ये तो था ही हमारा ऐसे, लाइक दैट, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन किया, इतना आया 3, और रेजिस्टेंस कितना आया 1। तो ये 2 था और 1 ओम था, इनको कंबाइन किया तो कितना आ गया बच्चों, 3 वोल्ट हो गया, और आर कितना आ गया, 1 ओम हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए और बी। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन, अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और एक का माइनस अगले के प्लस से है, तो सिंपल ऐड कर दोगे। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 कितना आएगा 5 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 कितना होगा बच्चों 2। तो इस पर एक कॉम्बिनेशन का एक सेल अगर मैं लिखूं तो एक सेल देखो ये लिखाएगा ऐसे, दैट्स इट। ये 5 वोल्ट की सेल और 2 ओम का रेजिस्टेंस, यही तुम्हारा ए और बी के बीच में क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। यानी कि जो काम ये तीनों मिल के करेंगे वो काम ये तुम्हारा अकेले कर सकता है, मतलब इन तीनों का जो इफेक्ट है वो इसके इक्वल होगा। यानी कि ये जो अकेला है वो इन तीनों के बराबर है, यानी कि ये तीनों मिल के सर्किट में जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना ये अकेला कराएगा। यही मतलब होता है इक्विवेलेंट का। तो इन तीनों के बराबर ये एक अकेला सेल माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी है सो फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जल्दी करो, एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। तो चलो बच्चों, इक्विवेलेंट फाइंड करने पर एक क्वेश्चन और करते हैं, और एक क्वेश्चन भी आसान देख सकते हो। इन द गिवन फिगर 2 हमें सेल दिए हैं और ए और बी 2 पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, हमको इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और सेल देखो ईएमएफ इनका अलग अलग है, ठीक है।
और अच्छी बात है, दोनों का पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या पड़ा अभी, ई इक्विवेलेंट इज, डाइट कर रहा हूँ E1 इंटू R1, तो 18 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E1 R1 प्लस E2 R2, तो प्लस E2 इंटू R2 और डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 1, तो 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 बाई 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस 2 1 38 4 42, तो 42 बाई 3 किया तो कितना आ गया बच्चों 14 वोल्ट, तो ये आ गया। ठीक है, तो 14 वोल्ट तुम्हारा ये आ गया EMF। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज दोनों पहले कॉम्बिनेशन में, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 बाई 5 R1 R2 बाई R, ठीक है ना, R1 R2 बाई R1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ से आ गया भाई, 2 प्लस 1 होगा ना, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस, तो कितना आ गया 2 बाई 3 ओम। ठीक है, तो इस पर एक कॉम्बिनेशन की जगह अगर मुझको लिखना होगा एक सेल, तो एक सेल में कुछ ऐसा लिखूंगा, ए और बी के बीच में एक सेल एक रेजिस्टेंस के साथ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और 14 वोल्ट की हमारी हो गई बैटरी, और 2 बाई 3 ओम का हो गया बच्चों हमारा प्यारा सा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो सेल है वो इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट है। और अगर सेल आइडेंटिकल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आइडेंटिकल में एक का होगा वही पूरे का भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चंस देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग क्या हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे करना है, बट बहुत अच्छे से लेक्चर 8 देखोगे तभी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो जल्दी करो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी। तो चलो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूँ कि अगर हमें किरचॉफ्स लॉ के अलावा कोई मेथड अप्लाई करना हुआ हो, जहाँ पे जनरली ओम्स लॉ जैसा कुछ लगता दिखाई ना पड़ रहा हो, जहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रेक करना आसान ना हो, मुश्किल हो या हो ही ना पा रहा हो, तो वहाँ पर पे हम लोगों के पास ओम्स लॉ से सर्किट को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। रेजिस्टेंस जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं दिखते हैं जनरली, या बहुत मुश्किल होती है उनको चेक करने में, तो वहाँ पर पे ओम्स लॉ तो मुश्किल पैदा करता है। जहाँ पर ठीक है इक्विवेलेंट फटाफट फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ ओम्स लॉ फिर मुश्किल पैदा करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लेक्स ऐसा लोग कहते हैं, और वहाँ पे लोगों का मनपसंद किरचॉफ्स लॉ लोग यूज़ करते हैं। क्या कुछ और कर सकते हैं, न ओम्स लॉ न किरचॉफ्स लॉ, कुछ और बीच की बात, थोड़ा सा ठीक ठाक, थोड़ा सा कम वक्त लगे, देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 2 सेल तुमको दिए, 3 रेजिस्टेंस है, और करंट थ्रू बी और डी बच्चों यहाँ दिया हुआ है। इसके थ्रू मतलब 3 ओम में तुम्हें करंट फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ कि मैं 45 वोल्ट की बैटरी को लेकर के इसका नेगेटिव वाला मान लेता हूँ 0। अगर नेगेटिव वाला 0 होगा तो पॉजिटिव वाला कितने पर होगा, 45 पर होगा। ये मेथड तुमको लेक्चर नंबर 7 में लेक्चर नंबर 8 तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का था, लेक्चर नंबर 7 में इस पर तुमको एक क्वेश्चन मैंने कराया था वेरिएबल मानने वाला, जाके चेक करना, वही मेथड फिर से बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस 45 वोल्ट है, 0 मानोगे तो पॉजिटिव वाला कितना होगा 45, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 45 होना चाहिए। इसको 10 मानोगे 55 कर देना, इसको 15 मानोगे इसको 60 कर देना, जो भी होगा डिफरेंस 45 का होना चाहिए। तो मैंने 0 माना तो पॉजिटिव कितना हो गया 45। अब ये वाला 0 तो इस पॉइंट को भी 0 कर देगा, दे आर कनेक्टेड। ये वाला पॉइंट 0, ये भी 0, दे आर कनेक्टेड। ये वाला पॉइंट 0, ये भी 0, दे आर कनेक्टेड। ये 0 ये और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से 15 ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव वाला 0 तो पॉजिटिव वाला 15 पर हो जाएगा। अगर ये 15 पर तो ये पॉइंट भी 15 पर, और ये 45 पर तो ये पॉइंट भी 45 पर। अभी 15 आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस सर पोटेंशियल में ड्रॉप करता है। ये 45 आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 6 ओम भी पोटेंशियल में ड्रॉप करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो हमको 3 ओम में करंट फाइंड करनी है, तो हमको क्या चाहिए, हमको इसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक एंड का पोटेंशियल 0 मिल चुका है, दूसरे एंड का पोटेंशियल मिल जाए, काम खत्म। तो दूसरे एंड के पोटेंशियल को मैंने क्या मान लिया, x।
अब यहाँ से 15 ओम से मान लो करंट चलती है, लेट अस कॉल दिस करंट I1, और यहाँ से 45 से चलती है, लेट अस कॉल दिस करंट I2, और ये दोनों मिलकर के इसमें कितना फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, I1 यहाँ से अपने घर, I2 यहाँ से अपने घर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कह सकते हो। आपको वैसे क्या लिख रहे हैं, बात तो बराबर ही है। देखो बात बराबर नहीं है। I1 6 ओम में करंट है, एक एंड 15 पर है, दूसरा एंड x पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच। एक एंड 15 पे है, दूसरा एंड x पे है, तो 15 माइनस एक्स बाई आर कितना है 6 प्लस I2 देखो इस वाले करंट है, इसका एक एंड देखो 45 पे है, दूसरा वाला x पे है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हो गया सर 45 माइनस एक्स बाई 6। और I1 प्लस I2 देखो इसमें जा रही है, और इसका एक एंड देखो x पे है और दूसरा एंड देखो बच्चों 0 पे, तो डिफरेंस कितना हुआ है, x माइनस 0/3। यहाँ तक क्लियर है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R 50 माइनस एक्स बाई 6। I2 इज इक्वल टू V/R 45 माइनस एक्स बाई 6। I क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच। इसमें का एक सिरा x, दूसरा सिरा 0 लगा दिए। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये दो बार में कैंसिल होगा और 2 को यहाँ भेज दो, तो 50 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स, ये कितना हो गया बच्चों 2x। 15 प्लस 45 60 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 4x, तो x कितना आ गया बच्चों 15। x की वैल्यू को 15 आ गई, तो एक एंड 15 पे है, दूसरा एंड 0 पे है। अब इसमें करंट अगर निकालना तो निकाल नहीं सकते हो। I इज इक्वल टू V/R करोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 माइनस 0, तो 15 ही आएगा। R कितना है बच्चों 3, तो करंट कितनी आएगी तुम्हारी 5 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है वेरिएबल मान करके सॉल्व करने का, जो अगर चाहो तो किरचॉफ्स लॉ की जगह यूज़ कर सकते हो। बहुत जगह ये यूनिवर्सल मेथड नहीं है, मगर जनरली हो जाता है इससे। ठीक है, सर्किट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, जिस वक्त जो जहाँ पे क्लिक कर जाए। ठीक है, हाँ उसके लिए क्वेश्चंस, इतना सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जा करके होगा। मगर हमारे पास जो एग्जामिनेशन है, हमको जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे एडवांस की तरह, हमारा बहुत बेसिक सर्किट आएगा। और बिलीव करो जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही लेवल रहेगा तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में, और CUCT में आ गया तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ, है ना। बस इतना अच्छे से कर लो तो हो जाएगा। इस मेथड को देखो, समझो, डाउट्स होगा तो बताना। ठीक है, तो तुमको मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ। जैसा तुमको मैंने पहले कहा, सर्किट क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत मेथड्स होते हैं। एक और देखो, और इससे भी आसान तरीका, बहुत तुमको देख करके बहुत ये मजा आएगा कैसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या पता है, सर्किट तुमको खाली परेशान करने के लिए उल्टा पलटा बनाते हैं। अगर ध्यान से एकदम देखोगे तो सर्किट को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये रेजिस्टेंस को मैं इसके अगर बगल यहाँ में लगाऊंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये इसको मैं इसके बगल में लगाऊंगा कोई दिक्कत थोड़ी है, खिसका तो रहा हूँ खाली। तो इसको मैं यहाँ से हल्का सी, लाइन तो एक ही है नहीं है, इस लाइन पर कहीं भी रखो, बस इस पॉइंट और इसके बीच होना चाहिए, इस पॉइंट और इसके बीच बस होना चाहिए। लाइन तो पूरी एक ही कहीं बनाओ, बस देखने के तुमको तरीके हैं ताकि तुमको लगे यार कुछ अलग है। देखो क्या है ये, एक्चुअल में ये है, ठीक है, और वो ये है, और ये बेचारा 3 ओम बीच में है। अब बताओ इस फिगर को मैं ऐसे तुमको दिखाऊं, ये 15 वोल्ट 6 ओम, ये 45 वोल्ट 6 ओम, और ये 3 ओम, तो क्या कोई फ़र्क है क्या? कोई कहेगा सर कैसे है, आप तो यहाँ को यहाँ क्यों कर दिए? अरे क्या फ़र्क है, 6 ओम अभी भी इसके पॉजिटिव और बी के बीच में है कि नहीं बताओ। 6 ओम अभी भी इसके पॉजिटिव और बी के बीच में है कि नहीं बताओ। तो ये तुम कर सकते हो, ये तुमको करना चाहिए, ये ही तो तुमको बस देखना होता है, सर्किट को अलग तरीके से देखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको मैं, अब ये सब आपस में पैरेलल है, इसको मैं इसके ऊपर बना दूं यहाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? बात तो में इस पॉइंट से बी और डी से तीनों लोग कनेक्टेड हैं, इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दूं ऐसे तो चलेगा, कुछ ऐसे लाइक दैट। लाइक दैट। एंड इट इज लाइक दैट। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, मैंने इसको इसके ऊपर कर दिया, बात तो वही है। तो ये कितना हो गया 6 ओम 45 वोल्ट, और ये कितना हो गया बच्चों 6 ओम 15 वोल्ट, और 3 ओम 10 का 10। अब कोई बच्चे के ऐसे कैसे कर दिए सर? कोई मतलब नहीं यार, बी और डी के बीच दोनों कनेक्टेड अभी भी है कि नहीं? बताओ दोनों पॉइंट्स बी और डी के बीच है कि नहीं? दोनों पॉइंट्स बी और डी के बीच ही तो है। अब ये दोनों बताओ हम लोग कह सकते हैं पहले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई E1R1 प्लस E2R2, कुछ याद आ रहा है? इन दोनों को कंबाइन करके एक सेल बना सकते हो, फॉर्मूला E1R1 प्लस E2R2 बाई R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखूं तो E1R1 45 इंटू 6 प्लस E2R2 15 इंटू 6 बाई R1 प्लस R2, क्या कितना हो जाएगा बेटा? ये 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों चेक करना 30 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या है? तो दोनों पैरेलल में है, इक्वल है, तो 3 आ जाएगा। तो इस पूरे को हटा करके बताओ मैं एक ऐसा सर्किट ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं? एक ऐसा सर्किट बना सकता हूँ कि नहीं जिसमें बैटरी इनका कंबाइंड कितना हो गया बच्चों 30, रेजिस्टेंस इनका कंबाइंड कितना हो गया बच्चों 3, और ये 3 ओम तुम्हारा बीच वाला यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ है, और यही है BD। इसी में तुम्हें करंट फाइंड करनी है। अब चेक करें ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। तो 3 + 3 कितना हो गया 6। तो I इज इक्वल टू क्या होगा 30/6 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो BD के थ्रू करंट कितना जाएगा बच्चों 5 एम्पियर। दैट्स इट, हो गया तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। कोई किरचॉफ्स लॉ नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, बस सर्किट को हमने अपने हिसाब से चेंज किया। एक्चुअल में यही तुमको सीखना है, यही तुमको समझना होगा सर्किट्स को कैसे, जो तुमको दिया था खाली तुमको परेशान करने के लिए, लेकिन तुमको देखना होगा इसको हम कैसे एडजस्ट करें कि हमारे लिए आसान हो जाए। अब कुछ बचेंगे सर, बात तो सही है, सब कुछ समझ में भी आ गया, हमें कैसे आएगा, हम कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ये किसी भी इंसान को, चाहे मैं ही क्यों हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी को एक दिन में चीज़ें नहीं आती। यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अलग अलग क्वेश्चंस को देखो, ये एक जगह किया हुआ, किसी जगह करोगे नहीं होगा, डायग्राम को चेंज करें कोशिश करोगे नहीं होगा, बहुत तरीके की चीज़ें अब तक तुमको दिक्कतें होंगी। तो ऐसा नहीं कि एक बार में किसी को भी आ जाता है। ये सब जो तुमको तरीका बताया हूँ मैं, ये तरीके ही बहुत आसान होते हैं, बट ये ना एक दिन में आएंगे और ना ही एक क्वेश्चन से आएंगे। तुमको इनके साथ समय बिताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस देखने होंगे, करने होंगे। तुम बिलीव करो ये सब सर्किट्स बच्चों की तरह काम करेंगे, और मैं पढ़ाऊँगा भी, लेकिन अब तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, तुम लोग को नहीं पढ़ाऊँगा, तुम लोग के लिए वो नहीं है। ये पढ़ाऊँगा मैं किस बैच में? क्लास 12th का जो बैच मैं शुरू कर रहा हूँ या शुरू किया हूँ, उस पर मैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। ये तो मैं तुम लोग को बता दूँ कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन हालांकि ऐसे बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी जिनको जो जानना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिनको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उनके लिए ये सब चीज़ें अगर आ गया तो कर सकते हो। जो 12th का बैच मेरा चल रहा है, जो मैं शुरू किया है नेक्स्ट ईयर ये 2023 में, जो JEE मेंस और नीट के बच्चे देंगे, उन बैच में इन सब क्वेश्चन को थोक के भाव करेंगे हम लोग। तो वहाँ तुमको रटा दोगे, इतने ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम बस ये देखोगे और तुमको ये सब नहीं करना होगा, तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। ऐसा तुमको तरीका बताऊंगा।
कि तुम डायरेक्ट ये देखोगे ये आपको यहाँ पहुँच जाओगे। तुमको ये सब मैं तुमको समझाना है, मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मुझको ये से ये से ये से ये करना पड़ा, क्योंकि मैं तुमको समझा रहा हूँ। लेकिन समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बिलीव करो मैं तुमको यहाँ से यहाँ तक ला सिखा दूंगा चुटकियों में, बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इस एग्जामिनेशन तो मैं पढ़ाऊँगा भी इस चीज़ को, 12th वाले बैच में जब जो चल रहा है वहाँ ऐसा पता होगा, ठीक है। तो ये भी है एक मेथड है, कर सकते हो और समझ सकते हो कि हमको सर्किट क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार सर्किट क्वेश्चन बहुत मस्त होते हैं, पर प्रॉब्लम बस एक ही है, हम लोग बस समय बहुत कम है क्योंकि तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस कराओ, ठीक है। बट जितना चाहिए CUET और नीट के लिए उतना हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बोनस है, लेते चलो, काम आएगा, भरोसे कभी नहीं करो, ठीक है। तो जल्दी कर लो, फिर आगे चलते हैं, डू इट फास्ट। ओके फाइन, तो आज बच्चों यहाँ स्टॉप करता हूँ मैं। आज का थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट हम लोग आज इसमें 2-3 चीज़ सीखे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, किरचॉफ्स लॉ के दोनों लॉ में सीख लिए और कॉम्बिनेशन सेल पे क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना होगा, आगे देखेंगे हम लोग मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात भी हम लोग करेंगे, और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज एक साथ दोनों को पढ़ाई खत्म करूँगा। फिर देन पोटेंशियोमीटर और कार्बन रेजिस्टेंस भी देख लेंगे, बस 5 मिनट का बता दूंगा वो भी। और इस तरीके से फटाफट चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे इसी ऑर्डर में, ठीक है। और जो भी जे के लेक्चर्स बचे हैं जिन लोगों के कंप्लीट करते चलो, और अगर कुछ और चाहिए मुझसे तो उसके लिए बता सकते हो, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही, अच्छे से लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।